जॉन मॉक्सली अपने होम टाउन में आज डिफेंड कर रहे थे एईडब्ल्यू चैंपियनशिप को। केनी ओमेगा का पहला मैच आज उनके रिटर्न के बाद, और साथ के साथ विमेन्स नंबर 1 कंटेंडर हमें पता लग गया है, एंड समोआ जो इज बैक ऑन एईडब्ल्यू। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जो है एईडब्ल्यू डायनामाइट का रिव्यू। और एक बार फिर से 3-4 हजार की कैपेसिटी की अरीना से शो हो रहा था, जबकि बिल्कुल लुक अलग थी, विजुअल्स अलग दिख रहे थे, अरीना काफी डिसेंट लग रही थी, लेकिन शोर कहां था भाई? बिकॉज इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली गई प्रोमोज में, इतने अच्छे रेसलिंग मैचेस दिए गए, लेकिन तब भी यहाँ पे कुछ ऐसा क्राउड की तरफ से मुझे रिएक्शन आज सुनने को मिला नहीं है। और या तो ये साउंड मैकेनिक्स इनके खराब हैं या तो क्राउड ही बकवास है, बिकॉज मुझे यहाँ पे ऑनेस्ट ओपिनियन गाइज शो में उतना कोई साउंड वाइज मजा आया नहीं। स्टार्ट करते हैं, केनी ओमेगा का मैच हुआ ब्रायन केज के साथ। और जब लास्ट वीक लोग केनी ओमेगा के रिटर्न में इतना खुश नहीं, तो मैच में कितना ही खुश हो जाएंगे ये आप लोग खुद उम्मीद लगा सकते हैं। एईडब्ल्यू के फैंस को आखिर दिक्कत क्या है? तुम पैसे दे के वहां जा रहे हो तो भाई कुछ करो तो सही, कुछ बढ़िया माहौल तो बनाओ। भले ही 3000 लोग हों, लेकिन लगना ऐसा चाहिए कि 10,000 लोग वहां पे बैठे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। लग रहा था कि 500 लोग बैठे हुए हैं। तो केनी ओमेगा का मैच हुआ ब्रायन केज के साथ। इन्होंने अपनी पूरी जान डाल दी इस मैच के अंदर। जिस तरीके से वी ट्रिगर की वो चेज थी केनी ओमेगा की कि मैं फाइनली वो लगा पा रहा हूं। ब्रायन केज ने काफी मोमेंटम यहां पे लिया मैच के अंदर, जो कि होना था, लेकिन फाइनली वन विंग्ड एंजल लगता है और केनी ओमेगा अपने रिटर्न पे इस मैच को जीत भी चुके हैं। उसके बाद डॉन कैलिस फैमिली अटैक करती है केनी ओमेगा को और सेव करने के लिए आते हैं विल ऑस्प्रे। तो इनको अब एक अनलाइकली अलायंस बुलाया जा रहा है, बिकॉज जबकि ये दोनों आपस में इतने बड़े राइवल्स हैं, इनके एनिमी इस टाइम पे कॉमन है। तो विल ऑस्प्रे ऑलमोस्ट बचा लेते हैं यहाँ पे केनी ओमेगा को, लेकिन कोनोस्के टकेस्टा आते हैं। उसके बाद जब वो आए तो उसके बाद नंबर्स गेम जो थी वो बिल्कुल डॉन कैलिस फैमिली के पास थी, और उसके बाद कोई पीछे उन्होंने मुड़ के देखा नहीं, डिस्ट्रॉय कर दिया ओमेगा और ऑस्प्रे को। और जहां मुझे लग रहा था कि ग्रैंड स्लैम में ऑस्प्रे वर्सेस ओमेगा होगा, वो अब शायद एक टैग टीम मैच में होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और क्लियरली ये जो ओमेगा ऑस्प्रे की फ्यूड है, एईडब्ल्यू थोड़ा आगे जाके हमें दिखाएगी। पहले ये दोस्त की तरह शुरू करेंगे और शायद बाद में वो एनिमी वाला एंगल हमें देखने को मिलेगा। बट बहुत अच्छा जो स्टार्ट था वो शो का आज हमें देखने को मिला। इसके बाद रिकोशे आते हैं रिंग के अंदर। उनके पॉकेट स्क्वायर की जगह उनके जो कोट था उसमें सीजर्स पड़ी हुई थी, जिससे स्वर्व को उन्होंने अटैक किया था। लोग उनको यहाँ पे कुछ भी बोलने नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पे एक पिक्चर दिखा के बोलते हैं कि दिस पिक्चर सेज मोर देन 1000 वर्ड्स, और वो ऑब्वियसली वही स्वर्व का खून निकल रहा है। स्वर्व का म्यूजिक बजता है, रिकोशे वहां से भाग लेते हैं, और वो भाई यहाँ पे भागने के चक्कर में एक गेट से अरीना से ही बाहर चले गए। और बाहर इतनी ठंड थी, पूरी सड़क पे स्नो पड़ी हुई है, तो कमेंटेटर्स मजाक उड़ा रहे थे कि रिकोशे आखिर कहां तक ही भाग जाएगा भाई उन जूतों और कपड़ों में जिसमें वो बाहर चला गया है, कब तक वो बचेगा। लेकिन स्वर्व यहाँ पे अपने गले में चेन लपेट के आए थे, मारने की पूरी इंटेंशन थी रिकोशे को, लेकिन वो हो नहीं पाया। प्रिंस नाना पीछे से आकर रिकोशे को जरूर स्टील चेयर से एक शॉट मारते हैं, लेकिन उसके अलावा स्वर्व आज कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। उन्होंने कुछ बोला भी नहीं यहाँ पे माइक में। इसके बाद हर्ट सिंडिकेट का मैच हुआ अगेंस्ट मार्क ब्रिस्को एंड प्राइवेट पार्टी, और आज एमवीपी भी रेसल किए इस मैच के अंदर। तो अच्छा लग रहा है किस तरीके से जब भी ये चाहें तो टैग टीम से सीधा एक ट्रियोस भी बन सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर वीक अब एमवीपी लड़ नहीं सकते हैं। जो स्टोरी थी इस मैच की वो काफी क्लियर है कि जबकि मैच में मार्क ब्रिस्को थे, तब भी मार्क क्वेन को पिन करा गया, और ये क्लियरली दिखाता है कि हर्ट सिंडिकेट अब टैग टीम टाइटल्स के लिए जाएगा। और मैं तो इतना ही बोलूंगा कि अगर कोई स्टोरी नहीं है प्राइवेट पार्टी के लिए, तो बेटर है कि हर्ट सिंडिकेट पे डाल दो, एटलीस्ट आंखें तो आएंगी लोगों की। टैग टीम चैंपियनशिप के बारे में लोग केयर तो करेंगे, क्योंकि प्राइवेट पार्टी जितनी अच्छी उनकी चेस थी चैंपियनशिप की, उतनी ही बेकार उनकी अभी तक रन भी रही है। इसके बाद एमजेएफ और जेफ जैरेट का एक और शोडाउन देखने को मिला, जहां पे कुछ ऐसी बातें बोली गई भाई आज, जो कि डेफिनेटली ओवर द टॉप थी, पीजी किसी भी एंगल से नहीं थी, लेकिन दूसरी बार एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे थे। और आके बोलते हैं सबसे पहले जेफ जैरेट रिंग में कि किस तरीके से उनको लास्ट 2 वीक्स में हम्बलिंग मिली है। उनके ड्रीम्स तो बहुत बड़े हैं, बट वहां तक इतनी आसानी से वो पहुंच नहीं पाएंगे। तो एमजेएफ उनको इंटरप्ट करते हैं और आके बोलते हैं कि किस तरीके से जेफ जैरेट को उन्होंने एक आसान मौका दिया था, पर जेफ जैरेट ने वो टर्न डाउन कर दिया। और वो कहते हैं मैंने इसलिए किया बिकॉज एमजेएफ तू खुद इतना आलसी है कि तू गॉन्टलेट मैच के अंदर एंटर नहीं हो सकता था, तो मैं तेरे लिए वो चीज आसान क्यों बनाऊं। तो एमजेएफ का जो रिस्पॉन्स था यहाँ पे भाई बिल्कुल ही पर्सनल था, बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे उन्होंने बोल दी। वो कहते हैं
कि तेरे को लास्ट आउटलॉ इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज लोगों की फेवरेट रेसलिंग कंपनी मरने से पहले जो आखिरी चीज दिखती है वो जेफ जैरेट होता है। वो उनको एक रिकवरिंग एल्कोहलिक की जगह रेजिंग एल्कोहलिक बुलाते हैं और कहते हैं जब तू AEW से जाएगा तो अपनी सेक्सी वाइफ को यहाँ पे छोड़ के चले जाइयो, और जब मेरा काम उसके साथ खत्म हो जाएगा तो मैं वापस उसको तेरे घर पे शिप कर दूंगा ताकि वो आके जेफ जैरेट तेरे को बता सके कि जनरेशनल टैलेंट की बॉल्स का टेस्ट कैसा होता है। तो भाई आप समझ सकते हैं इससे वो क्या कहना चाह रहे हैं। जेफ जैरेट इसके रिप्लाई में कहते हैं कि ऐसे इंसल्ट्स तो भाई तू बहुत बार कर चुका है, ये बातें मेरे को बहुत बार बोली जा रही हैं, लेकिन जब मैं ओवेन हार्ट कप में लास्ट टाइम एंटर हुआ था तब मेरे को ऐसा लगा था कि अब तो मुझे बहुत कुछ करना यहाँ पे बाकी है, मैं AEW चैंपियन भी एक बार दोबारा बन सकता हूँ। वहां से उनको वो मोटिवेशन मिली और जेफ जैरेट भी यहाँ पे एक सेकंड के लिए पीछे नहीं मुड़े बिकॉज अगला टारगेट वो भी MJF की मदर को बनाने वाले थे। वो कहते हैं मैं मान सकता हूँ कि तू ऐसी इंसल्ट्स करता है बिकॉज जो तेरा रेज अप करने का तरीका था, जो तेरा चाइल्डहुड था वो कितना बेकार था। एक तरफ तेरे फादर और दूसरी तरफ तेरी कॉल गर्ल मदर थी, और ऐसा लगता था कि जब भी तेरे फादर तेरी मदर के साथ सीन सपाटा करते थे तो भाई तब भी उनको पैसे दिए जाते थे उस काम के। वो कहते हैं कि तेरी मदर और कुछ नहीं बल्कि एक कैनेडियन कॉल गर्ल है, और जब तू विल ऑस्प्रे के साथ 60 मिनट अपना पसीना बहा रहा था रिंग के अंदर तो तेरी कॉल गर्ल मदर जो है वो बैक स्टेज और रेसलर्स के साथ 60 मिनट तक कुछ और करके पसीना बहा रही थी। तो भाई ये बहुत ही कुछ ज्यादा नॉन PG लाइंस हो चुकी थी। और यहाँ पे वो कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे MJF और कुछ नहीं बल्कि एक स्केयर्ड लिटिल बॉय है, और जैसा कि लास्ट वीक भी उन्होंने बोला था एक वन हिट वंडर है। तो MJF का रिस्पॉन्स था यहाँ पे कि देखो भाई ना तो मुझे अपने बाप की जरूरत पड़ी, ना फैमिली की, ना एक कंपनी बनाने की, पॉपुलर होने की, बिकॉज MJF मेड MJF। और वो कहते हैं कि ये टाइटल मुझे अपने लिए नहीं जीतना, इस बार मुझे टाइटल इसलिए जीतना है ताकि मैं बता सकूं कि वो जो नंबर 1 रीजन है जिसकी वजह से आज AEW यहाँ तक है वो अभी भी MJF है, और इन लोगों के चेहरे में वो टाइटल दबा के एक बार दोबारा मैं अपनी बात को प्रूव कर पाऊं। यहाँ पे जेफ जैरेट को वो कहते हैं कि तू ओवेन हार्ट का बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए तेरे को ऐसा लगता है कि तेरे को एक फाइनल रन मिलना चाहिए, एक बढ़िया सेंड ऑफ मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बिकॉज सिर्फ तू अपने मरे हुए दोस्त को यूज करके अपने आप के लिए एक बढ़िया प्लान बनाना चाह रहा है। तो ये चीज इनफ हो गई थी जेफ जैरेट के लिए। वो अटैक कंटिन्यू कर देते हैं MJF में। यहाँ पे ब्रॉल स्टार्ट होती है, जेफ जैरेट की वाइफ कैरन जैरेट बाहर आती हैं और MJF उनको पकड़ लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं, उनको एक शील्ड सी बना के। और क्लियरली MJF की यहाँ पे काफी फटी हुई थी इस पॉइंट के बाद। तो ये प्रोमो जो था भाई इसमें भी क्राउड, मैं कह रहा हूं कि कुछ इसमें हल्ला हुल्ला नहीं हुआ, लोगों को अच्छे चैंट्स करने चाहिए थे। यहाँ पे 1-2 चैंट्स हुई होंगी, कुछ खास नहीं था। यही सेम लाइंस अगर WWE में बोली जाए ना वायरल हो जाएंगे इंटरनेट पे। तो AEW की यही प्रॉब्लम है कि तुम इतना अच्छा प्रोमो कर पा रहे हो लेकिन इसको तुम सोशल मीडिया पे उतना फैला क्यों नहीं पा रहे कि भाई लोग इसको बार बार सुने, अपने प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लें। ये चीजें जो है पूरी एक फुल सर्कल होना चाहिए तभी तुम्हारी कंपनी में कुछ आगे होगा। मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा सा प्रोमो तुमने कर लिया और कोई देख भी नहीं पा रहा सही से उसको, तो क्या ही उसका फायदा, तुम्हारी मेहनत भी पानी में ही जा रही है उस पॉइंट पे। लेकिन अनबिलीवेबल ये प्रोमो था। इसके बाद एक काफी लंबे टाइम से बिल्डअप करा गया मैच हुक वर्सेस क्रिश्चियन केज हमें देखने को मिला आज डायनामाइट के ऊपर, और बहुत अच्छा रेसलिंग मैच दे रहे थे भाई। काफी टाइम से हम चाह रहे थे कि ये मैच हो, लेकिन एक डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो गया बिकॉज ऑब्वियसली पेट्रियार्की के मेंबर्स ने यहाँ पे हुक को अटैक कर दिया। और हुक को बचाने के लिए बाहर आते हैं ना ही सिर्फ शिबाटा बल्कि समोआ जो। जी हाँ, और क्रिश्चियन की ऐसी तैसी हो गई थी कि यार जब भी मैं कैश इन करता हूं तो एज आ जाता है, जब मैं कुछ कर रहा होता हूं तो अब समोआ जो आ जाता है, मेरे बीच में क्यों कोई आ रहा है। और इतने टाइम से वो कैश इन वाली चीज लेके घूम रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा क्रिश्चियन से। लेकिन तो यहाँ पे हुक जीते डिस्क्वालिफिकेशन से, बट समोआ जो वापस आ चुके हैं, काफी बढ़िया वो लग रहे थे। और ये वो टैलेंट है जो तुम हर हफ्ते फीचर करो भाई AEW में, कहां तुम ROH में भटका रहे हो भाई समोआ जो के साथ। ये भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो टोनी खान को समझनी चाहिए कि हमें हर हफ्ते समोआ जो को फीचर करना पड़ेगा, तभी लोग उस बंदे में जेन्युइन इंटरेस्ट लेंगे। इसके बाद विमेंस की कैसीनो बैटल रॉयल देखने को मिली जो कि मराया मे के नंबर 1 कंटेंडर के लिए थी, जो कि ग्रैंड स्लैम में अपना वो टाइटल डिफेंड करेंगी। वो कमेंट्री पे थी इस मैच में। और यहाँ पे जो नाम हमें देखने को मिले, जेमी हेटर, क्रिस टैटलैंडर, यहाँ पे स्टारडम जापान से आई हुई मैगन बेन, जूलिया हार्ट, विलो नाइटिंगेल, टोनी स्टॉर्म और हार्ली कैमरन। और जिस तरीके से मैच था ओके था, लेकिन टोनी स्टॉर्म एक जैक नाइफ पिन से इस मैच को जीत चुके हैं। और फिर से वही दिखाया जा रहा है कि ये तो अप एंड कमिंग स्टार है, इसने तो अपसेट कर दिया। और मराया में भी खुश हो रही है कमेंट्री पे, जबकि उनको दुखी होना चाहिए। वो भी ये सोच रही है कि ये तो अप एंड कमिंग स्टार है। भाई तो हमें उल्लू बनाओ, लेकिन हमें ऐसा भी मत समझो कि हम भाई बिल्कुल ही सी हों।
समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं कि टोनी स्टॉर्म ने अपना गिमिक चेंज कर लिया, समझ आता है, पर मेरी क्या मेमोरी लॉस हो चुकी है क्या कि टोनी स्टॉर्म को अब मैं एक अच्छा कंटेंडर ही ना मानूं फॉर द चैंपियनशिप। तो वो अपने होम टाउन ऑस्ट्रेलिया में जाके लड़ने वाली हैं और वहां पे टाइटल के लिए चैलेंज करेंगी, लेकिन वो एक नई अप एंड कमिंग स्टार हैं, ये हमें मान के चलना पड़ेगा। आई डोंट नो, ये वो सेम रेसलर है जिससे टोनी स्टॉर्म को हरा के मराया मे ने चैंपियनशिप जीती थी, तो आखिर अब मराया मे इतना नाच क्यों रही है? बिकॉज उनकी टफेस्ट कंटेंडर है उनके सामने। तो ये कोई मुझे एक्सप्लेन जरूर करे कमेंट्स में, क्या मैं बेवकूफ मान के अपने आप को ये समझ जाऊं जो दिखाना चाह रहे हैं, या इसमें लूप होल निकालने के लिए मैं सही हूं। और फाइनली शो का मेन इवेंट जॉन मॉक्सली वर्सेस पावर हाउस हॉब्स फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप। अपने होम टाउन सिंसिनेटी ओहायो में मॉक्सली लड़ रहे थे, बिल्कुल ठंडी विंटर में से अपनी एंट्रेंस करते करते वो आते हैं सरीना के अंदर, और पावर हाउस हॉब्स के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए बिकॉज उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, जॉन मॉक्सली का कान खा के उससे खून निकाल दिया और वो एलिमेंट ऐड कर दिया मैच में कि कैसे मैं एक बहुत बड़ा चैलेंजर हूं, वो अच्छी बात है। और जो बात मैंने लास्ट वीक बोली थी, टोनी खान अगर यहां से पावर हाउस हॉब्स को बढ़िया दिखा सकते हैं किसी भी वे में, तो वो अच्छी चीज है, लेकिन ऑब्वियसली वो मैच को हारने वाले थे, बात हम जानते हैं। पैराडाइम शिफ्ट पे भी किक आउट किया हॉब्स ने, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज है दोबारा, लेकिन जब सबमिशन लगाया मॉक्सली ने तो रेफरी ने इस मैच को स्टॉप कर दिया। मैच के बाद भी हॉब्स को अटैक करा जाता है, उनकी नी पे चेयर लगा के क्लॉडियो स्टॉम्प कर देते हैं, और फिर उसके बाद म्यूजिक बजता है यहाँ पे एज का, कोप का नहीं, और वो बाहर आते हैं यहाँ पे FTR के साथ, और यहाँ पे डेथ राइडर्स चले जाते हैं। तो ये कोई 12 मैन टैग टीम मैच होगा जहां पे क्रिस जेरिको का लर्निंग ट्री एंड डेथ राइडर्स टीम अप करेंगे अगेंस्ट FTR, और कोई तो भर दिया उन्होंने कोलिजन के अंदर। तो देखते हैं कि वहां पे क्या देखने को मिलेगा, लेकिन जॉन मॉक्सली अभी भी AEW चैंपियन है, जो कि सबको एक्सपेक्टेड था। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे शो के बारे में नीचे कॉमेंट्स में गाइस। अगर ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।